चलिए बेटा, अब ड्यूटी ड्रॉबैक जो है इसके बारे में आप ऑलरेडी जो जानते हैं, सबसे पहले वो बात बताओ। ड्यूटी ड्रॉबैक हमारे पास कस्टम एक्ट में दो सेक्शंस में दिया जाता है, एक हमारे पास है सेक्शन 74 एंड दूसरा हमारे पास है सेक्शन 75। डिफरेंस याद कराओ। 74 क्या कहता था, एक्स आया और वो एज इट इज आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो 74 आपको ड्यूटी ड्रॉबैक देगा। ऑन द अदर हैंड अगर एक्स आया, आपने उससे कुछ बना करके वाई जो है वो एक्सपोर्ट किया, तो फिर आपका वर्निंग सेक्शन जो होगा वो सेक्शन 75 रहेगा, वहां आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। तो बेटा मैंने इस चैप्टर का क्या है आपको आउटलाइन प्रेजेंटेशन सबसे पहले फर्स्ट पेज पर करके दिया है, और लेट मी टेल यू इस चैप्टर में बेटा आपके पास टोटल 4 ही सेक्शंस है। बड़े आसान एंड सिंपल से सेक्शन है, जिसमें से पहले 2 सेक्शंस तो आपके यही हो गए 74 एंड 75 की, आपका या तो 74 में मिलेगा या फिर 75 में मिलेगा। फिर उसके बाद बेटा इन दोनों ही ड्रॉबैक से रिलेटेड कुछ कॉमन प्रोविजंस हैं, उसमें हमारे पास 2 सेक्शन है, 75A जो कि ड्यूटी ड्रॉबैक पर इंटरेस्ट की बात करता है, एंड सेक्शन 76 जो ये कहता है कुछ केसेस में डीबी के नहीं भी मिलेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले बेटा हम 74 और 75 की स्टोरी को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो बेटा सेक्शन 74, इसमें बेटा आपकी स्टोरी जो आप जानते हैं, इसमें स्टोरी क्या है कि बाहर से जो आएगा वो एज इट इज जाएगा। तो मैंने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको दिया कि बाहर से बेटा आपने ए का इंपोर्ट किया और उसके बाद आपने क्या किया, ए को ही एक्सपोर्ट मार दिया। अब जो आया अगर उसी को एक्सपोर्ट कर देते हो तो उस एक्सपोर्ट को हम री एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। तो सेक्शन 74 बेसिकली क्या बोलता है, री एक्सपोर्ट जब आप करोगे तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। अच्छा, प्रेजेंटेशन पर थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, आपने ए को पहले इंपोर्ट किया, ठीक है, और आपने ए को इंपोर्ट करके ड्यूटी पे करके छुड़ा लिया। तो जब बेटा आप ड्यूटी पे करेंगे तो इस पर ड्यूटी आप क्या क्या पे करेंगे, जो नॉर्मली हम बात करते हैं, तो बेटा बीसीडी पे करोगे, एसडब्ल्यूएस पे करोगे, और साथ में जीएसटी भी आप पे करोगे। तो जीएसटी में आपका नॉर्मली तो आईजीएसटी पे होता है, और अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी सेस होगा तो फिर आप जीएसटी सेस भी जो होगा वो साथ में पे करोगे। अब बेटा सुनिएगा ज्यादा बात यहां पे ध्यान से। अब इस पर्सन ने बेटा लेट्स सपोज फैब्रिक का इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने पर उसने बीसीडी, एसडब्ल्यूएस और आईजीएसटी पे कर दिया। लेट्स सपोज जीएसटी सेस पिक्चर में नहीं है, और वैसे आपके पास एग्जामिनेशन में जीएसटी सेस कभी पिक्चर में आएगा भी नहीं, बिकॉज जीएसटी सेस उन्होंने सिलेबस में कवर नहीं किया। अब जब आप इन गुड्स को इंपोर्ट कर लेते हो तो आप सबको पता है बेटा, इंपोर्ट करने पर आपने ये जो पे किया इसमें से जीएसटी वालों का तो आपको आईटीसी लेने का राइट है, यस, लेकिन जो नॉन जीएसटी टैक्सेस है उसका आपको आईटीसी लेने का कोई राइट नहीं है। जीएसटी के लॉ के हिसाब से आप जीएसटी के ही सिर्फ आईटीसी ले सकते हैं, आप कस्टम ड्यूटीज, नॉन जीएसटी टैक्सेस जो है उनके कोई आईटीसी जो है वो आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब बेटा सुनिएगा ध्यान से। अब जब आप री एक्सपोर्ट करोगे तो री एक्सपोर्ट करते टाइम आपने एक्सपोर्ट की जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर लेनी है। और बेटा एक्सपोर्ट की बेसिक फॉर्मेलिटी क्या है, जिन गुड्स को आप एक्सपोर्ट करोगे उनका आप क्या फाइल करोगे, शिपिंग बिल या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट। ये आप पढ़ के आए हो ना सेक्शन 50 में अभी, यस। अब आप कस्टम से इन गुड्स का जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हो। और बेटा मैंने आपको स्पेसिफिकली एक बात अभी समझाई थी एक्सपोर्ट के चैप्टर में, अगर आप ड्यूटी ड्रॉबैक का बेनिफिट चाहते हो तो बेटा आपका शिपिंग बिल जो होगा वो ड्यूटी ड्रॉबैक शिपिंग बिल होगा। बताया था ना, शिपिंग बिल की कई सारी कैटेगरी होती है, तो आपने वो ड्यूटी ड्रॉबैक वाला शिपिंग बिल जो है वो फाइल कर दिया। अब सेक्शन 74 ये कहता है कि अब गुड्स आप बाहर से लाए जरूर थे, बट अल्टीमेटली क्योंकि गुड्स बाहर ही चले गए हैं, इंडिया में तो यूज हुए नहीं है, तो फिर हमने जो पीछे ड्यूटी ली थी वो हम आपको वापसी कर देंगे। अब आपको यहां ध्यान में क्या रखना है, 2 बातें। नंबर 1, बेटा सेक्शन 74 में डीबी के आपको कितना मिलता है, 98%। 98%, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको 74 में ध्यान में रखनी है। आपको ये सारा 100% वापसी नहीं करते, ये आपको वापसी करते हैं 98%। 2% का कट लग जाता है बेटा इसमें, ठीक है। वो कहते हैं जी हमारा एफर्ट्स लग गया तो 2% का इसमें कट लग गया, आपको 98% वापसी मिलेगा। और बेटा जो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है 98%, वो आपको ध्यान में रखना है। अब 98% वो जो आपको देंगे, वो कहते हैं आपने बीसीडी और एसडब्ल्यूएस जो पे किया कस्टम ड्यूटी, ठीक है, जिसका आपको कहीं कोई बेनिफिट नहीं मिला, उसका 98% हमसे आप ले लो। अब जो आपने आईजीएसटी और जीएसटी सेस पे किया, इसका आपने अगर जीएसटी में आईटीसी ले लिया है, अगर आपने इसका जीएसटी के लॉ में आईटीसी ले लिया है, तो बेटा आप मुझे बताओ, अगर आपने इसका आईटीसी ले लिया है और आप आगे एक्सपोर्ट करते हो तो क्या आप आईटीसी का रिफंड भी ले सकते हो? यस। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई साहब अगर आपने इसका आईटीसी लिया है तो फिर क्या पॉसिबिलिटी होगी कि आप एक्सपोर्ट करने पर इस आईटीसी का रिफंड जीएसटी में मांगोगे? यस। और अगर आपको यह लगता है कि आप इसको जीएसटी में नहीं लेना चाहते तो फिर आप 74 में इसको भी हमसे रिफंड ले सकते हो, तो फिर आप इसको 74 में हमसे ही रिफंड ले सकते हो। आर यू ओके विद दिस? 74 का डीबी के अब समरी में बोलिएगा। पहली बात 98% है, 98% में बेटा वो आपको क्या देंगे, कस्टम ड्यूटी देंगे या जीएसटी भी देंगे? वैसे तो वो आपको क्या देंगे, कस्टम ड्यूटी। वो आपसे क्या कहेंगे, जीएसटी का तो आईटीसी है वहां से रिफंड लो, लेकिन अगर आपका मन ये है कि नहीं मैं आईटीसी लेकर के फिर जीएसटी में मांगने जाऊं अलग से,
मैं ऐसा डबल हेडेक नहीं लेना चाहता। तो 74 में ये परमिट किया जाता है कि हम आपको जीएसटी भी साथ ही में वापसी कर देंगे, लेकिन इसको लेने के लिए आपको यह श्योर करना पड़ेगा कि अगर आप जीएसटी का भी ड्यूटी ड्रॉबैक ले रहे हैं तो फिर आप इनका आईटीसी ना लें। तो इस आदमी के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये सिर्फ इनका डीबी के ले ले और जीएसटी का आईटीसी ले और जीएसटी वालों से रिफंड ले। एक रास्ता तो इसके पास ये है। दूसरा रास्ता इसके पास क्या है कि वो जीएसटी का कोई आईटीसी ना ले। अगर उसने उसका कोई आईटीसी नहीं लिया तो डेफिनेटली वो रिफंड लेने भी नहीं जाएगा। उस केस में ये आदमी क्या कर सकता है, 74 में डीबी के मांगते टाइम वो टोटल का जो है वो डीबी के ले सकता है। आर यू ओके विद दिस? तो चॉइस इसकी है, चॉइस इसकी है। आप क्या सजेस्ट करोगे? आईटीसी लेके जीएसटी में रिफंड लूं, ये एक रास्ता है, और दूसरा रास्ता क्या है, आईटीसी ना लेकर के डीबी के लूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आईटीसी लेकर के जीएसटी में रिफंड लूं, एंड ऑप्शन नंबर 2 आईटीसी ना लूं और डीबी के लूं। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, ठीक है, आप समझिएगा, अगर आप आईटीसी लोगे पूरा लोगे और जीएसटी में रिफंड भी पूरा आएगा, लेकिन अगर आप डीबी के में चले गए तो आपको 98% आएगा, तो यहां 2% आपको कम आएगा। तो आपका डिसीजन है, ठीक है। डीबी के में 2% का कट लग जाएगा, ये नुकसान है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बताऊं, अगर आप आईटीसी लेके जीएसटी में रिफंड लोगे तो क्या वहां आपको रिफंड प्रोसीजर फॉलो करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी? तो वहां आपके वो टाइम और एफर्ट्स लगेंगे। एक इधर रिफंड लोगे और एक कस्टम वालों से लोगे, तो आपको देखना होगा, आप इवेल्युएट करेंगे कि वो 2% आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वो टाइम एंड एफर्ट्स जो है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसीजन विल रिमेन यूअर्स। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? 100%? यस। ये हमारे पास सेक्शन 74 है। बेटा मैं सिंप्लिसिटी के पर्पस के लिए बार बार आपको नहीं बोलूंगा, तो मैं सिंप्लिसिटी के पर्पस के लिए ये मान के चलूंगा कि पर्सन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। वो ये कह रहे हैं जी मुझे डबल एफर्ट्स नहीं करने, सिंप्लिसिटी के पर्पस के लिए मैं आपके साथ डिस्कशन में ऐसा लेकर के चलूंगा। आर यू ओके विद दिस? पक्का? चलिए दूसरी बात सुनिएगा। अब हमारा दूसरा डीबीके जो है वो हमारे पास आता है सेक्शन 75 में। 75 वाले डीबीके की स्टोरी क्या है बेटा? वो ये कहते हैं आपने इंपोर्ट किया ए, लेकिन आप उसको एज इट इज एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। ए को इंपोर्ट करने के बाद आप उस पर इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन करते हैं या फिर किसी और तरीके की प्रोसेसिंग करते हैं या फिर किसी तरीके का और ऑपरेशन करते हैं, और इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या अदर ऑपरेशन से जो गुड्स रिजल्टेंट बनते हैं आप उनका एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारा केस आएगा 75 में। अच्छा, इसको आप सिंपल वर्ड्स में बोलते क्या है? लाए थे ए, पर ए को एज सच एक्सपोर्ट नहीं किया, उससे कुछ बना करके एक्सपोर्ट किया, उससे कुछ बना करके एक्सपोर्ट किया। और बेटा आप मुझे बोलिएगा, आया था ए, एक्सपोर्ट हो रहा है बी, तो ये री एक्सपोर्ट हो रहा है या ये एक्सपोर्ट हो रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आया कुछ और था, जा कुछ और रहा है। तो ये वाला केस आएगा आपका सेक्शन 75 में। अब यहां क्या क्या बातें आपको प्राइमरीली ध्यान में रखनी है, जरा उसको सुनो। अब बेटा सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है, 75 में ये लिखा हुआ है, 75 उस सिचुएशन के लिए बना है जब इंपोर्टेड गुड्स आए लेकिन वो एज सच एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, रेदर देन इंडिया में उनसे कुछ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब आपने कोई नया गुड्स बना दिया। जैसे मेरे एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है, कपड़े लाए थे, आपने उससे शर्ट बना दी, आपका केस 75 में आएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं बेटा मैं शर्ट लाया था, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं कपड़ा लाया था लेकिन मैंने शर्ट नहीं बनाई, मैंने कपड़े को डाई करके डाई क्लॉथ बेचा, तो भी क्या केस 75 में आएगा? यस। क्योंकि 75 क्या कहता है? वो ये नहीं कहता कि मैन्युफैक्चर करोगे तभी, वो क्या कहता है? अगर आपने उसके ऊपर कोई भी नए गुड्स बना दिए, मैन्युफैक्चर कर दिया तो भी, अगर आपने कोई प्रोसेस या और ऑपरेशन कर दिया तो भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि रफ लैंग्वेज में आप हमेशा क्या बोल देते हो? एक्स आया वाई बनाया। मैं कह रहा हूं ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। एक्स आया कुछ बना दिया तो भी, आपने अदरवाइज उस पर कुछ प्रोसेसिंग कर दिया तो भी। नेट रिजल्ट में आपको सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो 75 क्या कहना चाह रहा है कि आप बाहर से ए लेकर के आए, उसके ऊपर आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी प्रोसेस करके उसमें वैल्यू एडिशन किया, उसमें वैल्यू एडिशन किया, और वो जो वैल्यू एडिड गुड्स थे उसको आपने एक्सपोर्ट किया, तो आपका केस सेक्शन 75 में आएगा।
ठीक है, दिस विल बी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इस तरीके से इसे याद रहेंगे तो प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो याद रहेगी। एक बात दोहरा देंगे, 74 में क्या होगा, जो आया वो एज सच गया, ठीक है, और 75 में क्या होगा, जो आया उसमें वैल्यू एडिशन इंडिया में हुआ और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट जो रिजल्टेंट बना उसको जो था वो आपने एक्सपोर्ट किया। आर यू ओके विद दिस? यस। और बेटा क्योंकि इनका फोकस यहां पर वैल्यू एडिशन के ऊपर है, तो जब आप सेक्शन 75 पढ़ेंगे तो 75 में ये आपको फर्दर लिखा हुआ मिलेगा कि भाई साहब आपको जो वैल्यू एडिशन जनरेट करना है इंडिया में, वो बेटा आपको वो बता करके चलेंगे कि आपको सर्टेन स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडिशन जो है वो अचीव करना पड़ेगा। 75 में ये आपको लिखा मिलेगा, आगे जब आप सेक्शन पढ़ेंगे लीगल वर्डिंग्स में तो वहां मिलेगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में बेटा मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन जो लगभग फिक्स्ड है, मतलब ज्यादातर पूछा जाता है, वो है 74 के डीबीके और 75 के डीबीके में फर्क, ठीक है। वो आपसे पूछेगा डिफरेंसेस बिटवीन 74 एंड 75। तो आज आपको सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस पता चल गया, एक 74 में जो आया वो एज सच गया, री एक्सपोर्ट हुआ, जबकि यहां पर जो आया वो वैल्यू एडिशन होकर के वैल्यू एडेड गुड जो थे वो उसका एक्सपोर्ट हुआ। ये डिफरेंस याद रखोगे, एक तो ये हो गया। दूसरी बात बेटा वैल्यू एडिशन यहां प्लीज ध्यान में रख के चलना कि वो आपको वैल्यू एडिशन बता करके चलेंगे, उस वैल्यू एडिशन को आप फुलफिल करोगे तो ही आपको ये जो होगा ये डीबीके मिलेगा। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, अब दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस सुनो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसमें यह है बेटा, मैंने आपको 74 वाले डीबीके में क्या बताया, आपने इंपोर्ट के टाइम पर कस्टम ड्यूटी और जीएसटी ये पे किए थे। आपने जब उस प्रोडक्ट को एज सच एक्सपोर्ट कर दिया और 74 में डीबीके मांग रहे हो, तो उस डीबीके में क्या वो सिर्फ कस्टम ड्यूटी या फिर वो आपको जीएसटी भी साथ में दे सकते हैं? जीएसटी आपको सिर्फ क्या करना है, क्योंकि आप कस्टम से ही सारा ले रहे हो, तो आपको उस जीएसटी का कोई आईटीसी वगैरह लेकर के जीएसटी में बेनिफिट नहीं लेना, वो ऑब्वियस है डबल बेनिफिट आपको नहीं लेना। यस और नो? तो 74 क्या आपको कस्टम एज वेल एज जीएसटी दोनों कवर करके रिफंड दे देता है? यस। अब लेकिन ध्यान से सुनिएगा, 75 वाला जो डीबीके है उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि 75 में अगर आप डीबीके लेंगे तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपकी कस्टम ड्यूटी को वापसी देंगे, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपकी कस्टम्स ड्यूटी जो होंगी उनको वापसी देंगे। इंपोर्ट पर जो आपने साथ में जीएसटी पे किया होगा वो 75 में डीबीके में वापसी नहीं मिलेगा। मतलब उसका क्या करना पड़ेगा, उसका आप आईटीसी लेकर के जीएसटी में ही बेनिफिट क्लेम करेंगे। ये 75 में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है, तो मैंने यहां क्लियर कट जो है वो इसे मेंशन किया है कि कस्टम ड्यूटी ही बेटा वो सिर्फ आपको यहां हैंडल करेंगे, जीएसटी का आपको आईटीसी में ही बेनिफिट लेना पड़ेगा। डिफरेंस याद रहेगा? यस। चलो बेटा आगे। यस। अच्छा, अब अगली और डिफरेंस की बात सुनो। अब जैसे इस चार्ट को थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में लो बेटा, लेट्स सपोज एक शर्ट का मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, डायग्राम विजुअलाइजेशन में चलना चाहिए बेटा। वो बाहर से लेकर के आया ए, ठीक है, फैब्रिक जैसा कि डायग्राम में नजर आ रहा है, उसने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया, शर्ट बनाई और इसको उसने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मुझे इस पर डीबीके चाहिए, हमने कहा जी मिलेगा, लेकिन 75 का केस है तो सिर्फ कस्टम ड्यूटी का मिलेगा। उसने बोला जी ठीक है, सिर्फ कस्टम ड्यूटी का दे देना। अब वो एक बात कह रहे हैं, जरा आप ध्यान से सुन के बताइएगा बेटा, शर्ट को बनाने में वैसे जो इनपुट यूज होंगे, आराम से सुनना, वो सिर्फ कपड़ा ही यूज होगा या और भी इनपुट होंगे? और भी होंगे, एक दो इनपुट जैसे बटन्स भी होंगे, थ्रेड्स भी होंगे। यस। अच्छा, अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसने शर्ट को बनाने के लिए सारे इनपुट इंपोर्ट किए, एक तो ये हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, इसने सिर्फ ए को इंपोर्ट किया, बाकी डोमेस्टिक। भाई मेन जो था वो ले आया बढ़िया बाहर से, बाकी बटन थ्रेड्स वगैरह थे वो यहीं से ले लिए। अब आपको सिर्फ वैसे ही पूछ रहा हूं, मान लो इसने कपड़ा तो बाहर से इंपोर्ट किया और बेटा जो बटन्स मतलब जो अदर इनपुट्स थे ना वो इसने इंडिया से खरीदे। अच्छा, और बेटा जब इंडिया से खरीदे तो ये जीएसटी लगकर मिले होंगे? कपड़ा तो ड्यूटी कस्टम प्लस जीएसटी के साथ आया होगा, एनर्जी नहीं आ रही, लेकिन जो डोमेस्टिक खरीदे होंगे वो सिर्फ जीएसटी के साथ आया होगा। और आप मुझे बताओ डीबीके 75 में जीएसटी को कवर करता है या करता ही नहीं है? करता ही नहीं है। तो ये वाला जीएसटी एज वेल एज ये इंपोर्ट वाला जीएसटी, नहीं आई बात समझ में? दोनों ही 75 में नहीं आते। 75 वाले ने बोला ही क्या भाई साहब, हम इस वाले डीबीके में सिर्फ कस्टम्स देंगे, जो भी जीएसटी होगा इंपोर्ट का हो या डोमेस्टिक का हो, उसका आप अपना आईटीसी लेकर के जीएसटी वालों से ही वापसी लेना। बात ध्यान में रहेगी? 100%? यस। अच्छा, और सुनिएगा अगला डिफरेंस सुनिएगा। अब बेटा जब ये शर्ट जाएगी एक्सपोर्ट होगी तो आप विजुलाइज करो, देयर आर डिफरेंट पर्संस हु आर मैन्युफैक्चरिंग शर्ट एंड एक्सपोर्टिंग। एबीसी बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है। अब सुनिएगा,
मैं आपको जो चीज पूछूंगा आप यस और नो अकॉर्डिंगली आंसर देना कि आप क्या समझे। एक आदमी है मिस्टर एक्स, वो शर्ट बनाता है और शर्ट के लिए सभी चीजें इंडिया से ही खरीद करके, सभी इनपुट इंडिया से ही खरीद करके यूज करता है। आप मुझे बताएं, इसने सब कुछ जीएसटी पेड इंडिया से खरीदा है, शर्ट बना के एक्सपोर्ट कर दी, ये वाला आदमी 75 का डीबी के मांगेगा या नहीं मांगेगा? नहीं, क्योंकि जीएसटी की बात 75 में होती नहीं है। दूसरा, सब कुछ इंपोर्ट करता है फिर शर्ट बना के एक्सपोर्ट करता है, तो उसके इसमें सब कुछ इंपोर्ट किया तो उस इंपोर्ट्स पर जो भी कस्टम्स होगी वो यहां से लेगा जीएसटी, यानी कि उसे जीएसटी वालों से ही लेना पड़ेगा। और तीसरा ऐसा पर्सन है जो कुछ इंपोर्ट करता है और कुछ डोमेस्टिक है, तो उसको भी सिर्फ जो कस्टम्स इंपोर्टेड पर है उसका यहां मिलेगा, बाकी का उसे जीएसटी वालों से ही लेना पड़ेगा। आर यू ओके विद दिस? यस। अब सुनिएगा, अब क्योंकि अलग अलग एक्सपोर्टर्स की अलग अलग पोजीशन है, ठीक है, इसमें सिर्फ वही एक्सपोर्टर्स आएंगे नंबर 1 जिन्होंने इंपोर्टेड इनपुट यूज किए, ठीक है। दूसरी बात, इंपोर्टेड इनपुट जितने यूज किए, ठीक है ना, सिर्फ वो, और उसमें भी सिर्फ कस्टम ड्यूटी का आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। अब ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो इसके बेसिस पर आप ये बताइएगा, बेटा जो भी एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, इंपोर्टेड इनपुट यूज करके, किसी के कुछ है और किसी के सारे हैं, वो सारे ड्यूटी ड्रॉबैक मांगने आएंगे। यस। अब बेटा जब कोई आदमी ड्यूटी ड्रॉबैक मांगेगा तो पता है कस्टम वाला उससे क्या पूछेगा? वो कहेगा भाई तू शर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है तो मुझे डिटेल दे। बताओ अब किस चीज की डिटेल पूछेगा? कि तूने इसमें कौन से इंपोर्टेड इनपुट यूज किए। सोच लीजिएगा ध्यान से, है ना, पूछेगा ना, क्यों? क्योंकि हो सकता है तूने इंपोर्टेड यूज ही नहीं किए, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली इस दीपिका को लेने के लिए आपसे पूछा जाएगा आपने इस शर्ट में कौन कौन से इंपोर्टेड इनपुट यूज किए, वो बताएगा जी मैंने कौन कौन से किए, और साथ में पूछा जाएगा उन पर कस्टम्स ड्यूटी की डिटेल दे। जीएसटी मत बताइए मुझे, क्योंकि वो वहां मिलेगा, उस पर कस्टम ड्यूटी की डिटेल्स दे, और वो पता चलेगी, उसके बाद ही मैं तुझे डीबीके जो होगा वो दे सकता हूं, उसके बाद ही मैं तुझे डीबीके दे सकता हूं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया? इस पर्सन को 75 में डीबीके लेने के लिए इस तरीके की प्रॉपर डिटेल्स जो होगी वो ऑफिसर को देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये डिटेल्स जो वो देगा, ऑफिसर इसको वेरीफाई भी करेगा। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा, अब होता क्या था, उन्होंने जब ये कंसेप्ट बनाया तो उस पर्सन से वो डिटेल्स आएंगी, डीबी के क्लेम जब वो करेगा तो वो डिटेल्स आएंगी, और फिर ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा कि भाई प्रॉपर डिटेल्स है या नहीं है, उसके बाद वो डीबी के उसे सेंक्शन करेगा। क्या इसमें टाइम लगेगा? और क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, कहने का मतलब डीबी के गवर्नमेंट आपको जो एक्चुअल में देगी इट विल टेक टाइम। और बेटा ये ना कंसिडरेबल टाइम जो था वो ले रहा था, ये जो था कंसिडरेबल टाइम ले रहा था। तो लोगों ने गवर्नमेंट को कहा भाई हमें इसमें बहुत टाइम लग जाता है। उन्होंने बोला जी देखो हर एक आदमी शर्ट बना रहा है अलग अलग तरीके से, तो हम क्या करें, हमें तो डिटेल्स लेकर के वेरीफाई करके ही देना पड़ेगा। अब लोगों ने बोला लेकिन बहुत टाइम लग रहा है, तो गवर्नमेंट ने बेटा उस टाइम को कम करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन के पर्पस के लिए उन्होंने एक थॉट प्रोसेस लिया। सुनना ध्यान से, उन्होंने एक थॉट प्रोसेस ये लिया, उन्होंने बोला जी देखो जो भी शर्ट के एक्सपोर्टर्स होंगे, ठीक है, और वो डीबी के मांग रहे हैं, तो बेटा वो कहीं ना कहीं किसी काउंसिल के मेंबर होंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नहीं आया, लिंक ही नहीं आया भाई। भैया मैंने क्या बताया था, जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे, अगर आप एक्सपोर्ट पर कोई बेनिफिट मांगते हो, अभी एक्सपोर्ट प्रोसीजर के चैप्टर में बताया था, तो आपको आरसीएमसी मेंबरशिप लेनी पड़ती थी ना एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की, यस और नो, बेनिफिट लेने के लिए। तो उन्होंने बोला जो भी डीबी के मांगेंगे ये सारे एक्सपोर्टर मेंबर्स होंगे उस काउंसिल के। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने थॉट प्रोसेस जुड़ा है, इसको आप अप्रिशिएट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, क्योंकि ये किसी ना किसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर्स होंगे, तो गवर्नमेंट ने बोला हम क्या करेंगे, उस काउंसिल से डाटा लेंगे और कहेंगे जी आपके मेंबर्स हैं, शर्ट एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो आप उन मेंबर्स से हमें डाटा लेकर के दो, और डाटा में वो कहेंगे उन सबसे ना ये डिटेल्स लेकर के दो कि वो जो शर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो ऑन एन एवरेज किस प्राइस पर एक्सपोर्ट करते हैं। और हर एक पर्सन जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, मान लो ए कह रहा है मैं शर्ट बेचता हूं 1000 की, उससे पूछो उस शर्ट में वो इनपुट इंपोर्टेड क्या यूज करता है और उस पर कितने कस्टम ड्यूटी इंकर होती है। तो ए ने बता दिया, ऐसे ही बी ने बता दिया, ऐसे ही सी ने बता दिया, डाटा आ गया सबका। अब वो कहते हैं हम इसको एवरेज आउट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको एवरेज आउट कर लेंगे। एवरेज आउट का रफली मतलब क्या होगा, वो कहेंगे ऑन एन एवरेज हमें ये दिख रहा है कि शर्ट 1000 रुपए के एफओबी पर एक्सपोर्ट हो रही है, एंड ऑन एन एवरेज हमें ये दिख रहा है उस डाटा के एनालिसिस से कि इंपोर्टेड इनपुट एवरेज जो यूज हो रहे हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी का बर्डन जो है वो लेट्स सपोज जो है वो 50 रुपए है। शर्ट कितने की एक्सपोर्ट हो रही है,
एवरेजली 1000 की, और ड्यूटी बर्डन कस्टम्स ड्यूटी वाला जो है 50 का, तो वो कहेंगे एक परसेंटेज बना देंगे 5%। क्या करेंगे, एक परसेंटेज बना देंगे। बोलो अब आगे आपको समझ आ गया, और उस परसेंटेज को नोटिफाई कर देंगे और कहेंगे अब जो भी आदमी शर्ट का एक्सपोर्ट करेगा उसको हम 5% का ड्यूटी ड्रॉबैक जो होगा वो दे देंगे। अब एक बात बताओ, इस सिस्टम से फायदा क्या होगा? ड्यूटी ड्रॉबैक प्रोसेस करने में टाइम लगेगा या स्पीड से हो जाएगा? ड्यूटी ड्रॉबैक जो होगा वो स्पीड से हो जाएगा। तो 75 में बेटा उन्होंने ये मैकेनिज्म बनाया। इस मैकेनिज्म की 74 में जरूरत नहीं है। बोलो क्यों? वहां तो क्या है, जो पे किया वो मिलेगा, वो एज इट इज जा रहे हैं वही मिलेगा, तो वहां तो वैसे ही टाइम नहीं लग रहा है। क्लियर है ना? तो 75 में टाइम लग रहा था, डिटेल ले लेके करना था, तो इन्होंने यहां पर अकॉर्डिंगली ये मैकेनिज्म बनाया। उन्होंने अकॉर्डिंगली बोला कि 75 वाला जो डीबीके होगा वो हम आपको एक्चुअल जो आपका है वो इवेल्युएट करके नहीं देंगे, रेदर देन एवरेज बेसिस पर जो हम रेट तय करेंगे उसके हिसाब से मिलेगा। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है यहां, डीबीके जो मिलता है वो मिलता है एज पर नोटिफाइड रेट। सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा रेट नोटिफाई करके रखती है प्रोडक्ट वाइज, कि शर्ट के एक्सपोर्टर्स ये, टेक्सटाइल जो दूसरा होगा कोई लेट्स सपोज उसके लिए ये, यस और नो? यस। तो ये नोटिफाइड रेट जो है बेटा इसको जाना जाता है विद द नेम कॉल्ड AIR, ऑल इंडस्ट्री रेट, ऑल इंडस्ट्री रेट। और मैं आपसे सुनना चाहता हूं इस नाम का क्या लॉजिक है? सर ये पूरी इंडस्ट्री के लिए रेट है। अब शर्ट जो भी करेगा उसके लिए रेट ये है, ऑल इंडस्ट्री के लिए सेम रेट जो होगी वो अप्लाई होगी। ठीक है जी, ऑल इंडस्ट्री रेट्स, कंसेप्ट क्लियर है? और बेटा ये रेट कौन नोटिफाई कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 75 में अकॉर्डिंगली ये कंसेप्ट उन्होंने क्रिएट कर दिया है। और बेटा ये रेट तय कैसे करते हैं, अगर आपको प्रोसेस समझ आया? तय कैसे करते हैं? जिस भी प्रोडक्ट के लिए फिक्स करना है उसकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से एक्सपोर्टर्स का डाटा ले लिया जाता है और एवरेज आउट बेसिस पर यह रेट जो है वो तय कर दी जाती है। रेट्स को बोला जाता है ऑल इंडस्ट्री रेट। बेटा इसको जो है वो नोटिफाई कर देते हैं, उनका एक प्रॉपर ना शेड्यूल आता है जिसको हम बोलते हैं डीबीके शेड्यूल, डीबीके शेड्यूल। और इसमें बेटा वो लिख देते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए हमारी ये रेट रहेगी, लेट्स सपोज 5%, बी का एक्सपोर्ट होगा हमारी रेट ये रहेगी, लेट्स सपोज 2%। ऐसे कर करके वो प्रोडक्ट वाइज जो है वो रेट नोटिफाई करके दे देते हैं। आर यू ओके विद दिस? तो बेटा 75 में जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आज के बाद आप मुझे प्लीज क्लियर कट बोलेंगे, कंसेप्चुअली वाइडर कर दिया है। आपको डीबीके किस रेट से मिलेगा? 75 में ऑल इंडस्ट्री रेट्स, नोटिफाइड रेट जो कि ऑल इंडस्ट्री रेट है। और आप इसको ढूंढेंगे कहां पर जाकर के? डीबीके शेड्यूल में जाकर के। पक्का? अब एक मैं आपको बात बोलूंगा, मैं लास्ट टाइम जब बैच ले रहा था तो वहां पर एक बच्चे ने कुछ बात बोली और मैं आपको बोलूंगा, क्या पता आपको भी वो कंफ्यूजन हो। बेटा बच्चे ने बोला, मैं पूछ रहा था उससे पढ़ाते टाइम, मैंने बोला जी एक आदमी ने शर्ट एक्सपोर्ट करी, अब शर्ट एक्सपोर्ट करने पर उसे डीबीके मिलना है, 75 का केस है। और मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा भैया रेट कहां से लाएंगे? वो बोला कस्टम टैरिफ एक्ट। और आप मुझे बताएंगे कस्टम टैरिफ एक्ट वो किस लिए बना हुआ है? वो तो ड्यूटी क्या लगनी है उसके लिए बनी हुई है। यहां पर क्या है? डीबीके की रेट, तो इसके लिए उन्होंने क्या बना रखा है? डीबीके शेड्यूल। कस्टम टैरिफ एक्ट गलती से भी मत बोल देना, ये अक्सर हो जाता है, क्योंकि मैंने आपसे बार बार पूछा रेट कहां से लेते हैं? कस्टम टैरिफ एक्ट। रेट कहां से लेते हैं? कस्टम टैरिफ एक्ट। तो गलती से ये मत बोल देना, यहां मैं डीबीके की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए हमारे पास बना हुआ है डीबीके शेड्यूल। अच्छा अब एक बार बताओ, इस शेड्यूल में बड़े सारे गुड्स लिखे होंगे, तो आप किसी व्यक्ति को ये चेक करना हो कि किस रेट से डीबीके मिलेगा, उसे शेड्यूल में जाकर के अपने गुड्स ढूंढने पड़ेंगे। अब बेटा इस शेड्यूल में इतने सारे गुड्स हैं, अगर हम इसको हैपजार्ड मैनर में लिखेंगे तो उसका बहुत टाइम लगेगा। तो बेटा इसको इन्होंने जो बनाया है, बनाते टाइम सिस्टम वही यूज कर लिया जो कस्टम टैरिफ एक्ट बनाने में यूज किया था। क्या? शेड्यूल बनाते टाइम सिस्टम वही यूज कर लिया जो कि कस्टम टैरिफ एक्ट बनाने में यूज किया था। याद आ गया? वो बुक का इंडेक्स होता है, तो कस्टम टैरिफ एक्ट में सेक्शन होते हैं, चैप्टर होते हैं, हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, एंड उसके बाद टैरिफ आइटम। ठीक है बेटा? तो अब इजी हो जाएगा ना लोकेशन करना, और लोगों को वैसे भी कस्टम टैरिफ एक्ट पढ़ने की आदत होगी, तो डीबीके शेड्यूल भी जो होगा वो आसानी से पढ़ पाएंगे। आर यू ओके विद दिस? यस। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया। एक बार फिर से बोलेंगे बेटा, उधर 74 में डीबीके किस रेट से मिलता है? 74 में डीबीके किस रेट से मिलता है? 98%। और इधर किस रेट से मिलता है? नोटिफाइड रेट विच आर नोन एज AIR। ठीक है? और दूसरा डिफरेंस 74 में 98% में कस्टम और जीएसटी सब है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? कस्टम्स है। और बेटा उन्होंने जब रेट नोटिफाई करी होगी, डाटा लिया होगा, तो डाटा लेते टाइम उन्होंने
उन पर्सन से सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट्स का डाटा लिया होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वापसी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कस्टम, उन्होंने उनका जीएसटी वाला हिस्सा कंसीडर ही नहीं किया होगा। आर यू ओके विद दिस? यस। तो ये हमारा बेटा सेक्शन 75 कहता है। ये एक बात समझ आ गई? यस। रेट का नाम याद रख लोगे, AIR? यस। अच्छा, और एक ऐसे ही गैस बताना बेटा, ये रेट एक बार फिक्स हो जाएंगी तो बाद में चेंज नहीं होंगी, या ये टाइम टू टाइम रिवाइज करते होंगे? टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे। उसका लॉजिक बोलो मुझे बेटा। विद टाइम शर्ट का प्राइस भी चेंज होगा, और जो इनपुट्स की इंपोर्ट ड्यूटी रेट्स होती होंगी वो भी चेंज होंगी, उनके बर्डन भी चेंज होंगे, तो डेफिनेटली ये टाइम टू टाइम जो होगी वो रिवाइज होगी। अच्छा, और क्या लगता है ये हर 10-15 दिनों में रिवाइज होती होंगी? नहीं बेटा, ये बड़ा टाइम लगेगा। तो ये एनुअल बेसिस पर जो है वो रिवाइज की जाती है, ये एनुअल बेसिस पर जो है वो रिवाइज की जाती है। आर यू ओके विद दिस? चलिए, अच्छा अब अगली बात जो है वो ध्यान से सुनिएगा। नाउ एक सिचुएशन, अब बेटा इससे अब डीबीके की प्रोसेसिंग सिंपल हो गई। अब ये जो मैंने बोला रेट है 5%, तो अब आप मुझे बताएंगे बेटा 5% किसका, ये 2% किसका? डीबीके उन्होंने बोला 5% देंगे, तो मैं आपसे 5% किसका? सर इंपोर्ट किया जो नहीं अच्छा, भाई, वो कह रहे हैं डीबीके की रेट क्या है 5%, किस अमाउंट का लेंगे वो? तो 5% किसका? तो बेटा ये शर्ट आपने एक्सपोर्ट करी, यस सर। और उन्होंने क्या किया, मैंने आपको जो प्रोसेस बोला था, शर्ट का एवरेज प्राइस लिया, यस सर। और इंपोर्ट, इंपोर्ट्स में जो कस्टम ड्यूटी थी वो एवरेज आउट करी, और उसकी लिंकिंग बनाई। यस सर। तो ये 5% जब लगाएंगे, ये किसको लगाएंगे? शर्ट की FOB वैल्यू का। शर्ट की FOB वैल्यू का। जब भी कोई पर्सन शर्ट को एक्सपोर्ट करता होगा, शिपिंग बिल में बताएगा ना FOB वैल्यू वगैरह क्या है, यस सर। तो वो क्या करेंगे, आपने ये FOB वैल्यू का एक्सपोर्ट किया है, डीबीके की रेट हमने नोटिफाई कर रखी है, लेट्स सपोज आपके ऊपर 5% है, तो आपकी FOB वैल्यू का 5% का डीबीके जो होगा वो प्रोसेस करके आपको दे दिया जाएगा। आर यू कंफर्टेबल? एकदम क्लियर है? यस। अच्छा, अब फिर इसके बाद दो पॉसिबिलिटीज इसमें और सुन लो, डिटेल में तो अंदर आए गई, दो पॉसिबिलिटीज में और सुन लो। अब उन्होंने ये बोला कई बार ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, सुनिएगा, जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी कोई एसोसिएशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स वगैरह नहीं है, ठीक है। आप देखते हैं डेली नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो मान लीजिए कोई नए टाइप का प्रोडक्ट बना फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए और उसका एक्सपोर्ट हुआ है, तो उसकी अभी कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नहीं है, यस और नो। अब वो कह रहे हैं जी अब इस केस में क्या होगा, हमें डाटा गैदरिंग में इशू आएगा, हमें डाटा गैदरिंग में इशू आएगा। काउंसिल होती तो फटाफट कलेक्ट कर लेते। अब अगर हम डाटा गैदर नहीं कर पा रहे तो AIR नोटिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि AIR नोटिफाई नहीं कर पाए तो उस प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्टर होगा उसको इशू आ जाएगा। वो बोलेगा भाई साहब आप AIR नोटिफाई नहीं कर पा रहे, बट मैंने तो प्रोडक्ट में इंपोर्टेड गुड्स कस्टम ड्यूटी के बर्डन के साथ यूज किए, तो मुझे तो डीबीके चाहिए। तो उन्होंने बोला अगर किसी रेयर केस में ऐसा है कि हमारी AIR किसी प्रोडक्ट के लिए नोटिफाइड नहीं है, तो हम ऐसे एक्सपोर्टर का नुकसान नहीं होने देंगे, वो एक्सपोर्टर हमें सेपरेट एप्लीकेशन दे सकता है, वो एक्सपोर्टर हमें सेपरेट एप्लीकेशन दे सकता है। अब वो हमें एप्लीकेशन देगा और फुल डिटेल्स के साथ देगा कि उसने क्या क्या इंपोर्टेड इनपुट्स कितनी कस्टम ड्यूटी बर्डन के साथ यूज किया है, और उसको जो होगा हम उस अमाउंट का जो होगा डीबीके वेरीफाई करके जो होगा वो सैंक्शन कर देंगे। अब की बात बेटा मुझे बताएं, अब की बात जो डीबीके दिया जाएगा वो AIR है या वो अलग है? अलग है, क्योंकि AIR फिक्स ही नहीं हुई। और बेटा इस केस में जो रेट वो तय करके देंगे इसको हम बोलते हैं BR ब्रांड रेट। क्या बोलते हैं? BR ब्रांड रेट। और आपको मुझे डिफरेंस बोलना है, AIR और BR में क्या फिक्स है? AIR बेटा किसके लिए फिक्स थी? पूरी इंडस्ट्री के लिए। ब्रांड रेट ब्रांड के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए या उस एक्सपोर्टर के लिए फिक्स की गई है? उस एक्सपोर्टर के लिए फिक्स की गई है कि भाई साहब आपका प्रोडक्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बहुत सारे करने वाले नहीं थे, हमने उसकी ऑल इंडस्ट्री रेट नहीं फिक्स अप कर रखी, तो कोई बात नहीं, नुकसान नहीं होने देंगे, आप अप्लाई करो और आपको ब्रांड रेट फिक्स करके दी जाएगी और आपको उस रेट के हिसाब से डीबीके दे दिया जाएगा। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? यस बेटा, ये जो ब्रांड रेट फिक्स की जाती है ये फिक्स की जाती है बाय प्रिंसिपल CC और CC, ये फिक्स की जाती है बाय प्रिंसिपल CC और CC। डिटेल प्रोविजन सब अंदर आएंगे। आर यू ओके विद दिस? डिफरेंस बोलना बेटा, AIR सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स करी थी और ये किसके ऊपर अप्लाई होती है? सब एक्सपोर्टर्स के लिए। और ब्रांड रेट प्रिंसिपल CC फिक्स करेगा और किसके लिए अप्लाई होगी? सब के लिए या उस एक्सपोर्टर के लिए जिसने अप्लाई किया? उस एक्सपोर्टर के लिए जिसने अप्लाई किया, एक्सपोर्टर स्पेसिफिक रहेगी। आर यू ओके विद दिस? यस।
अच्छा, फिर उसके बाद बेटा एक्सपोर्टर्स ने एक और प्रॉब्लम गवर्नमेंट को बताई। सुनना बेटा, उन्होंने ये बोला कि भाई साहब आपने ये जो AIR फिक्स करी है, यस सर, एवरेज आउट फिक्स करी है। अब बेटा जब भी गवर्नमेंट एवरेज करेगी तो बेटा एक बात तो आपको पता ना, एवरेज करेगी तो फिर सिचुएशन क्या होगी, एवरेज रेट जो होगी उससे जब आपको DBK दिया जाएगा तो कुछ लोगों को कम मिलेगा यस सर, और हो सकता है कुछ लोगों को एक्चुअल से ज्यादा मिले। एवरेज में तो ऐसे ही होगा। अच्छा, जिनको ज्यादा मिलेगा वो खुश है, वो खुश है, लेकिन जिनको कम मिलेगा वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे। वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे। तो कुछ एक्सपोर्टर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन उठाया, Yes, sir. उन्होंने कहा जी हमें कम मिल रहा है। यस सर, गवर्नमेंट ने उन्हें समझाया देखो एवरेज में ऐसे ही होगा, यस सर, एवरेज में हम क्या करें, ऐसा ही होगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बहुत ज्यादा कम मिल रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा कम मिल रहा है, तो फिर तुमको हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं, तुम प्रिंसिपल CC को अप्लाई करो, यस सर, बताओ कि तुम्हारा एक्चुअल ये है, जबकि AIR से सिर्फ इतना ही मिल रहा है जो कि बहुत कम है। तो फिर प्रिंसिपल CC तुम्हें ये स्पेशल रेट फिक्स करके देगा और वो तुम्हें एक्चुअल अमाउंट जो होगा वो वापसी दे देगा। और बेटा अब वो जो रेट फिक्स करेगा उसको हम बोलते हैं SBR, स्पेशल ब्रांड रेट। अब वो जो रेट फिक्स करेगा उसको हम बोलते हैं SBR, स्पेशल ब्रांड रेट्स। अब आप मुझे एक बार ध्यान से सुनाए तो बताएंगे बेटा, स्पेशल ब्रांडेड कब पिक्चर में आएगी, जब आपको यस सर, स्पेशल ब्रांडेड कब पिक्चर में आएगी, जब आपको जो ड्यूटी ड्रॉबैक AIR के हिसाब से मिल रहा है वो कम मिल रहा है, कम है, कम कम थोड़ा बहुत, नहीं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और बहुत ज्यादा का उन्होंने वहां रफली मतलब बोल रखा है, अगर आपका एक्चुअल ड्यूटी इंसिडेंस मान लो 1 लाख है यस सर, और उसके 80% से भी कम मिल रहा है, क्या उसके 80% से भी कम मिल रहा है, उन्होंने कहा जी देखो थोड़ा बहुत तो आपको बियर करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन अगर 80% से भी कम मिल रहा है तो फिर आपको ये राइट दिया गया है कि आप स्पेशल ब्रांड रेट जो है वो फिक्स अप करा सकते हैं। और बेटा ये जो ब्रांड रेट फिक्स अप की जाएगी, अब इसमें आप सारी डिटेल्स देंगे कि मेरा एक्चुअल वगैरह ये है, उसको वेरीफाई करने के बाद वो आपको सारा पैसा जो होगा वो दे देंगे। आर यू ओके विद दिस? तो बेटा अब आपको मुझे ये बताना है 75 में ड्रॉबैक जो है वो नोटिफाइड रेट से मिलता है। वो नोटिफाइड रेट क्या है? AIR, दिस इज द जनरल कंसेप्ट। इसके अलावा स्पेशल कंसेप्ट क्या है? अगर आपकी AIR फिक्स नहीं है तो ब्रांड रेट फिक्स करवा लो, फिक्स है लेकिन बहुत कम मिल रहा है तो फिर आप स्पेशल ब्रांड रेट जो है वो फिक्स करवा लो। आर यू कंफर्टेबल? यस सर, क्लियर है बेटा? चलिए 75 का ये कंसेप्ट है। आगे बात करूं बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब एक बात और ध्यान में रखना, अब ये जो 75 में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाता है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, एक तो 75 आपको स्पेसिफिकली ये कह करके चलता है कि आपको 75 अगर लेना है तो फिर आपको स्पेसिफिक वैल्यू एडिशन क्रिएट करना पड़ेगा। एक तो ये बात ध्यान में रखना। दूसरा वो कहते हैं इस ड्रॉबैक को क्लेम करोगे तो साथ में एक शर्त ये होगी कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका फॉरेन एक्सचेंज आपको अर्न करके लाना जरूर होगा। अगर सेल प्रोसीड्स रियलाइज नहीं हुए, अगर सेल प्रोसीड्स रियलाइज नहीं हुए तो DBK आपसे वापस ले लिया जाएगा। अगर सेल प्रोसीड्स रियलाइज नहीं हुए तो फिर DBK आपसे वापसी ले लिया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? यस सर, यस। तो ये बेटा ये यानी खास तौर से हाईलाइट किया है। 2 बातें ध्यान में रखेंगे, एक वैल्यू एडिशन वाली यस सर, कि स्पेसिफिक वैल्यू एडिशन अचीव करना पड़ेगा, और दूसरा सेल प्रोसीड्स रियलाइज करके लाने पड़ेंगे। नहीं लाओगे तो जो DBK दिया होगा वो वापसी ले लिया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? यस सर, पक्का? पक्का। यस। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जरा सुनना, मैं दोबारा ध्यान से बोल रहा हूं बेटा। 74 में क्या वैल्यू एडिशन जैसी कोई चीज बोली गई है? नो सर, नो। रीजन बोलो। ये तो A आया, ये वही गया, जो आया वही गया, तो यहाँ वैल्यू एडिशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। लॉजिक के साथ ध्यान रहेगा। दूसरा बेटा, इसमें सेल प्रोसीड्स रियलाइजेशन की भी कोई बात नहीं लिखी। यहाँ मैंने आपको नहीं बनाया वो डॉलर रुपीस का सिंबल, यस सर, सेल प्रोसीड रियलाइजेशन की कोई बात नहीं लिखी हुई। अब आप मुझसे पूछो यहाँ क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इसमें क्यों नहीं लिखा हुआ? लॉजिक बोलता हूं, सुनना। लॉजिक ध्यान रखोगे तो अंदर कोई टेंशन नहीं होगी। सुनिएगा, उन्होंने कहा कि भैया हमने ये जो 2 ड्यूटी ड्रॉबैक बनाई है ना, इसमें से जो 75 वाला ड्यूटी ड्रॉबैक है, दिस इज बेसिकली एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। यस सर, ध्यान से सुनना बेटा। उन्होंने बोला हमने ये जो 2 सेक्शन बनाए हैं, इसमें 75 वाला जो हमने सोच के बनाया है, ये हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन के एंगल से बनाया है। दिस इज नथिंग बट एन एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। यस सर, हम ये चाहते हैं कि यहां से शर्ट बन के एक्सपोर्ट हो, इसलिए हमने बोला कि पीछे वाले बर्डन जो कस्टम वाले थे, जिसका GST में कोई आपको ITC नहीं मिलता था, हम आपको वापसी कर देंगे। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के पर्पज से बनाई गई है और इसीलिए इसमें सेल प्रोसीड रियलाइजेशन के ऊपर फोकस रखा गया है। लेकिन उन्होंने बोला जो हमने 74 बनाया है, इसको हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के एंगल से नहीं बनाया,
हमने बोला तो फिर इसमें भी तो हमने एक्स खरीद के एच बेचा, तो आपको एक्सपोर्ट्स करके दिया, इसको आपने एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के एंगल से क्यों नहीं बनाया? तो उन्होंने बोला कि बात सुनिएगा, बहुत बार ऐसा होता है बाहर से एक पर्सन ने ए का इंपोर्ट किया, ड्यूटी पे कर दी, और इंपोर्ट करने के बाद किसी वजह से उसको कुछ क्वालिटी इशू आ रहे हैं प्रोडक्ट में या समथिंग, तो वो उस गुड्स को सेल्स रिटर्न कर देता है। क्या कर देता है? सेल्स रिटर्न। उसने ड्यूटी पे करके लाया और उसने सेल्स रिटर्न कर दी। अब जब वो सेल्स रिटर्न करता है तो वो जिसको वापसी भेजेगा उससे कोई पैसे कमाएगा? नो। लेकिन वो जब सेल्स रिटर्न करेगा तो वो ये चाहेगा कि ड्यूटी जो पीछे पे करी थी गवर्नमेंट को, वो उसे वापस कर दी जाए। तो 74 में मिल जाएगी उसे। क्यों? क्योंकि जो आया था वही गया, क्योंकि जो आया था वही गया। आर यू ओके विद दिस? तो उन्होंने बोला 74 बहुत वाइडर सेंस की सिचुएशन को विजुलाइज करके बनाया गया है, और इस वजह से ये एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम नहीं। आप मेरी बात समझे? गुड्स आए, खरीदे, रिटर्न कर दिए, इसमें कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन हो रहा है? नो। तो उन्होंने बोला इस वजह से 74 वाला डीबीके, इसको हम एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम वाला नहीं कहते। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? और आज के बाद आप ध्यान में रखेंगे 74 में जब हम आपसे कहते हैं री एक्सपोर्ट, तो आप सबको पता है एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, बेचना या भेजना, दोनों आ सकते हैं। बेचोगे वो भी एक्सपोर्ट है, भेजना वो भी एक्सपोर्ट है। तो आप कपड़ा खरीद करके कपड़े की ट्रेडिंग कर रहे हो, वो भी 74 में आएगी। आप कपड़ा खरीद करके वापसी कर रहे हो, वो भी 74 में आएगी। और उन्होंने बोला हमने 74 को वाइडर सेंस में बनाया है, तो इसलिए हमने इसे ये नहीं बोला कि ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के एंगल से ही बनाया गया है, और इस वजह से यहां फॉरेक्स रियलाइजेशन के ऊपर कोई बात नहीं की गई है। आर यू ओके विद दिस? चलिए, अब इतने पॉइंट्स के एंगल से अब आपको पहले डिफरेंस बोलने हैं जो अभी तक आपको समझ आए। 74 जो आया वो एज सच गया, 75 आया, वैल्यू एडिशन हुआ बाय मैन्युफैक्चरिंग या एनी अदर प्रोसेस एंड वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हुआ। ठीक है। 74 वाले डीबीके में कस्टम्स एंड जीएसटी दोनों की कवरेज है, एंड 75 वाले में सिर्फ कस्टम्स ड्यूटी की कवरेज है। ठीक है। 74 वाले में आपको डीबीके जो मिलेगा वो 98% ऑफ ड्यूटी मिलेगा। ठीक है। और 75 वाले में जो आपको डीबीके मिलेगा वो नोटिफाइड रेट से मिलेगा, याद ऐसे करना, नोटिफाइड रेट। ठीक है। और नोटिफाइड रेट का नाम है एआईआर, और वहां जो रेट है वो एफओबी वैल्यू के हिसाब से अप्लाई करके दिया जाता है। एआईआर ना हो तो ब्रांडेड फिक्स करा के ले लो, एआईआर कम पैसे दे रही हो तो फिर एसबीआर फिक्स करा के ले लो। आर यू ओके विद दिस? 74 में वैल्यू एडिशन का कोई टेस्ट नहीं है एंड सेल प्रोसीड्स लाने के ऊपर कोई फोकस नहीं है, बट 75 में वैल्यू एडिशन का टेस्ट है एंड सेल प्रोसीड्स लाने के ऊपर फोकस है। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, और यहां पर बेटा मैंने डॉलर और रुपीस के सिंबल क्या बनाए हैं? अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो जनरली तो डॉलर्स आएंगे, पर क्या कुछ कंट्रीज में एक्सपोर्ट रुपीस में भी किया जा सकता है? यस, लाइक नेपाल एंड भूटान। तो हम फोकस ये नहीं है डॉलर आने हैं, फोकस क्या है? एक्सपोर्ट्स के प्रोसीड्स वो आपको रियलाइज करने हैं। आर यू ओके विद दिस? चल सकता हूं आगे? तो ये बेटा इनके बेसिक डिफरेंस है जो आप आगे ध्यान में रखेंगे। तो अब ये हो गए हमारे 74 और 75 की आउटलाइनिंग। अब इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है, अब बेटा इस चैप्टर में 2 सेक्शन और है। ठीक है। वो इन दोनों के लिए कॉमन है। उसमें से पहला सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 75A, टाइटल है जिसका इंटरेस्ट ऑन डीबीके। अब इसमें बेटा इन्होंने 2 सबसेक्शन बनाए हुए हैं, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 सुनो पहले, सबसेक्शन 1 जो है उसमें वो ये कहते हैं कि जो भी आपका डीबीके बनेगा 74 या 75 व्हाटसोएवर, जो भी आपका डीबीके बनेगा वो आप जब मांगोगे उसके 1 महीने के अंदर कस्टम वाला आपको पे कर देगा, और अगर 1 महीने में नहीं पे करता है तो फिर उस डिले के लिए हम आपको साथ में 6% पर एनम का इंटरेस्ट भी देंगे। ठीक है। क्या बोला मैंने? आप डीबीके मांगोगे कितने टाइम में दे देंगे? 1 महीने में। और समझ लो कितना फास्टर प्रोसेसिंग है, कितना फास्टर प्रोसेसिंग है। और बेटा इसी फास्टर प्रोसेसिंग की वजह से ही तो 75 ने क्या कहा था? एआईआर। नहीं तो फिर आपसे सारे इनपुट की डिटेल आती, वेरीफाई करने में टाइम वेस्ट होता, तो उसी वजह से तो हमने क्या बोल रखा है भाई साहब, नोटिफाइड रेट से दे देंगे। क्लियर है जी? चलो, तो 75 पढ़ो बेटा, अब जरा पढ़ते हैं। 75 है सबसेक्शन 1, डीबीके पेबल टू अ क्लेमेंट इज नॉट पेड विद इन 1 मंथ। बेटा ये 75 पर डबल स्टार लगा लेना, इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है ना? तो इसको लाइटली नहीं कि बस पढ़ लिया और ऐसे ले गए, इस पर फोकस रखना। इज नॉट पेबल विद इन 1 मंथ। 1 मंथ कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ डीबीके क्लेम। अगर आपका डीबीके बनता होगा तो आप डीबीके क्लेम सबमिट करेंगे और आपके क्लेम के
1 महीने के अंदर अगर आपको वो पैसा नहीं दिया गया तो फिर आपको ये कहता है आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और ये कहता है इंटरेस्ट की रेट होगी जो कि सेक्शन 27A में हमने फिक्स कर रखी है। अच्छा 27A क्या है बेटा? जो कस्टम्स ड्यूटी का रिफंड का सेक्शन है, ठीक है, ये तो है ड्यूटी ड्रॉबैक। बेटा कई बार क्या ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूटी एक्सेस में किसी ने पे कर दिया और वो रिफंड मांग रहा है, यस, तो रिफंड के केस में भी क्या इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता होगा, वहां उन्होंने वो रेट फिक्स कर रखी है, और इन्होंने क्या बोला, वही रेट जो होगी वो डीबी के अगर आपको लेट सैंक्शन किया जाएगा तो आपको मिलेगी। दिस इज 6% पर एनम। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा फिर उसके बाद वो कहते हैं और इस को कैलकुलेट करने के लिए आप पीरियड क्या लेंगे, तो बेटा यहां वो लिखते हैं ये पीरियड स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ, 1 महीने की एक्सपायरी के बाद जो नेक्स्ट डे होगा वहां से स्टार्ट हो जाएगा, और ये एंड कब होगा वो लिखते हैं टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ डीबी के। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ। तो बेटा आपने इस दिन डीबी के क्लेम डाला, क्योंकि प्रैक्टिकल आते हैं तो मैं यहां पे थोड़ा सा टाइम लूंगा आपको कि वहां डेट में कंफ्यूजन ना हो। इस दिन बेटा आपका डीबी के क्लेम गया, अब उन्होंने क्या बोला बेटा, इंटरेस्ट तब देंगे अगर हमने आपके क्लेम के 1 महीने के अंदर नहीं दिया। मतलब अगर 1 महीने के अंदर डीबी के पे कर दिया तो इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर उन्होंने टाइम लगा दिया और 1 महीना एक्सपायर हो गया तो ये जो 1 महीने से ऊपर की डिले होगी ना, इस पीरियड के लिए वो आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। और बेटा यहां पर ये एम्फेसिस से लिख लेना अगर नहीं लिखा हो तो, पीरियड जो होगा वो स्टार्ट होगा फ्रॉम ऐड कर लेना, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ, और ये टिल चलेगा डेट ऑफ पेमेंट ऑफ डीबी के। अब इसमें बेटा फ्रॉम वर्ड के ऊपर मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं, आपका डीबी के का क्लेम अगर गया 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, ठीक है, तो बोलो बेटा 1 अक्टूबर को क्लेम गया तो 1 महीना कब एंड होगा, 1 नवंबर, 1 नवंबर को एंड होगा, तो जो पीरियड स्टार्ट होगा वो 1 नवंबर से नहीं होगा, 2 नवंबर एंड ऑनवर्ड्स की जो डिले होगी उसके लिए आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। जब भी हम लिखते हैं ना फ्रॉम, तो मैंने कई बार बता रखा है फ्रॉम का मतलब क्या होता है, जो डेट बताई जा रही होती है उसको छोड़कर, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्लैरिटी रखना, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इस वजह से मैं टाइम ले रहा हूं। आर यू ओके विद दिस? यस। और बेटा जिस दिन आपको वो पे करेंगे वो वाले दिन को इंक्लूड करके, क्यों, टिल उस वाले दिन तक का आपको जो होगा वो इंटरेस्ट मिलेगा। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा अब इसी तरीके से उन्होंने बेटा बनाया 75A सबसेक्शन 2, इसमें उन्होंने उल्टी बात लिखी। इसमें उन्होंने ये बोला कि अगर आपका डीबी के, अगर आपको एरनेसली गलत सैंक्शन हो गया, नहीं बनता था बट सैंक्शन कर लिया, या फिर जितना बनता था उससे ज्यादा सैंक्शन हो गया, देन इन दैट सिचुएशन हम वो डीबी के आपसे लेंगे, और अब की बार जब डीबी के लेंगे तो क्या इंटरेस्ट के साथ लेंगे? यस। आपको डीबी के लेट देंगे तो हम इंटरेस्ट देंगे, और अगर आपसे डीबी के वापसी लेंगे तो डेफिनेटली हम भी इंटरेस्ट के साथ लेंगे। अच्छा हम जब इंटरेस्ट लेंगे तो सुनिएगा, हम आपसे किस डेट से इंटरेस्ट लेंगे, जिस दिन आपको गलत पे किया था, ठीक है ना। तो जिस दिन आपको पे किया था वहां से पकड़ करके जिस दिन आपसे वापसी ले लेते हैं वहां तक का इंटरेस्ट जो होगा वो आपसे लिया जाएगा। तो अब 75 सबसेक्शन 2 क्वेश्चन आएंगे बेटा, इस पर फोकस रखना। तो ये कहता है ये आपका लगेगा अगर आपको डीबी के एरनेसली दिया गया, अगर आपको डीबी के एरनेसली दिया गया, गलत दिया गया, या डीबी के अदरवाइज रिकवरेबल बन गया। अब यहां अदरवाइज रिकवरेबल का मतलब समझना बेटा, एक तो यह है कि डीबी के गलत सैंक्शन हो गया, और दूसरा क्या है सुनिए, 75 में मैंने आपको क्या बोला, डीबी के साथ क्या सेल प्रोसीड रियलाइजेशन इज कंपल्सरी, सुना था कि नहीं सुना था, सेल प्रोसीड रियलाइजेशन इज कंपल्सरी। 75 का डीबी के बेटा प्लीज ध्यान में रखिएगा, दिस इज एन एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। यहां गवर्नमेंट क्या चाहती है, इंडिया में लोग काम करें। क्या चाहती है बेटा 75 में, बाहर से शर्ट आए या बाहर से कपड़ा आए, बने शर्ट यहां पर, बाहर से कपड़ा शर्ट बने यहाँ से, बेटा शर्ट भी बाहर से आ सकती है ना, आ सकती है, लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है, लोगों को प्रोडक्ट यहां बने, ठीक है ना, मेक इन इंडिया वाला। तो दिस इज एन एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। और मैंने आपको बोला कि 75 में लिखा हुआ है कि आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइज करने पड़ेंगे। अच्छा नॉर्मली एक बात बताओ, एक्सपोर्ट करते हो एडवांस में पेमेंट आती है या पेमेंट बाद में आती है? एडवांस में आएगी पेमेंट, एक्सपोर्ट्स करोगे कस्टमर एडवांस में पेमेंट देंगे, नहीं, पेमेंट बाद में आएगी। और बेटा आपको परमिट है, आप बाद में भी पेमेंट ला सकते हैं, लेकिन आरबीआई आपको एक पीरियड बता करके चलती है, जनरली 9 मंथ्स, उतने पीरियड में पेमेंट आ जानी चाहिए। अब आपने एक्सपोर्ट किया, ध्यान से सुनो भाई, आपने एक्सपोर्ट किया, वैल्यू एडिशन जो आपको बोला गया था वो आप पूरा कर रहे हो, उन्होंने आपको डीबी के दे दिया, ये सोच के पेमेंट आएगी, बट अगर पेमेंट नहीं आई तो इंटरेस्ट
अगर पेमेंट नहीं आई। नहीं आई तो बेटा कंडीशन है पेमेंट आनी चाहिए। Yes, sir. अगर पेमेंट नहीं आई मैंने बोला था तो क्या होगा, डीबीके जो दिया उस पे वापसी ले ली। वो वापसी ले लिया जाएगा, वो वापसी ले लिया जाएगा विद इंटरेस्ट, वो वापसी ले लिया जाएगा विद इंटरेस्ट। अच्छा एक बात सुनिएगा, अगर पेमेंट नहीं आई तो डीबीके आपको गलत दिया था या दिया तो सही था? दिया तो सही था, बट नॉन रियलाइजेशन की वजह से ये अदरवाइज रिकवरेबल बन रहा है। तो 75A2 ने दो बातें लिखी हुई है, क्या? अगर गलत दे दिया था, यस सर, या फिर गलत दे दिया का एग्जांपल क्या है? आपको डीबीके के शेड्यूल में 5% की रेट मिलनी चाहिए थी, Yes, sir. बट आपने क्लेम करी 7% Yes, sir. कि मेरा यहां आता है और हमने भी वो सैंक्शन कर दिया, बाद में पता चला गलत है। Yes, sir. तो वो एग्जांपल है एरनेस का। और अदरवाइज रिकवरेबल का एग्जांपल है कि दिया प्रॉपर था बट सेल प्रोसीड्स नहीं ला पाए तो वो अदरवाइज रिकवरेबल बन गया। तो दोनों ही केसेस में अब बेटा आपसे इंटरेस्ट जो डीबीके लिया जाएगा वो विद इंटरेस्ट लिया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? यस, डीबीके की अब रिकवरी होगी विद इंटरेस्ट। और बेटा ये कहता है जो इंटरेस्ट अब की बार लिया जाएगा, अब यहां ध्यान देना बेटा, इसको काटो, एज फिक्स्ड अंडर सेक्शन 27A, इसकी बजाय यहां लिखो 28AA, 15% पर एनम। और खेल तमाशा बता दो, क्या खेल तमाशा है ये? अगर आपको लेट दिया तो इंटरेस्ट देंगे 6%, यस सर, लेकिन अगर मजा नहीं आ रहा यार, आपका पार्टिसिपेशन हाल हो रहा है, लेकिन अगर आपको रिकवरी करी कभी तो आप जानते हैं बेटा रिकवरी के केस में 6% से थोड़ी ना चलाएंगे, 15%। तो ये अपना ध्यान में रखना, इसलिए मैं स्पेसिफिकली आपके हाथों से कटवाया ये। यस सर, इस केस में जो रेट होगी वो आपकी रिफंड के लिए जो रेट फिक्स है इंटरेस्ट की वो वाली नहीं, रेदर देन ड्यूटी रिकवरी करते टाइम जो रेट फिक्स होती है उस वाली रेट से जो होगा वो इंटरेस्ट लिया जाएगा। और बेटा पीरियड क्या रहेगा? वही उन्होंने लिखा, स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच डीबीके। फ्रॉम वर्ड ऐड करना बेटा यहां पर, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच डीबीके, और ये चलेगा टिल द डेट ऑफ रिकवरी ऑफ सच डीबीके। यस सर, तो जिस दिन आपको दिया गया था, अरे ध्यान से सुनो, जिस दिन आपको दिया गया था यस सर, वो वाला दिन छोड़ के फ्रॉम है, Yes, sir. ठीक है ना, वहां से पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक चलेगा? जिस दिन आपसे वापसी रिकवरी नहीं हो जाती। यस और नो? यस। और साथ में बेटा इस सेक्शन में एक बात और लिखी हुई है, नीचे वाली लाइन पढ़ो, सच डीबीके शैल बी रिपेड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड। हम जब आपसे डीबीके मांगेंगे ना 2 महीने के अंदर अंदर विद इंटरेस्ट के साथ ये भर देना, और अगर नहीं पे किया तो फिर ऑफिसर जो होगा वो इसके रिकवरी के एक्शन जो होगा वो आपके अगेंस्ट ले लेगा। है 74 वर्सेस 75 डीबीके ट्रिपल स्टार, अक्सर पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में क्या फर्क है, और बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 74 एंड 75 आप सारा कर चुके हैं बेटा। 74 में क्या होता है? री एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, जबकि 75 में क्या होता है? इंपोर्टेड गुड्स से मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग करके बना हुआ गुड्स का एक्सपोर्ट किया जाता है। 74 के डीबीके के लिए भी रूल्स है, वो सिलेबस में नहीं है इसलिए उस पर कोई खास इंफेसिस नहीं लिया। 75 के रूल्स नाम से याद रखने हैं, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक रूल्स। और इस नाम में बहुत खास बात है, 75 में कस्टम्स के साथ वो सेंट्रल एक्साइज भी कवर कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा बात करते हैं एक्सपोर्ट। 74 या 75 दोनों ही मिलते किस वजह से है? एक्सपोर्ट की वजह से। और अब आप ये ध्यान में रखेंगे, एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया बीच में आउटसाइड इंडिया वो भी आएगा, SEZ को देना वो भी आएगा, और फॉरेन गोइंग वेसल्स को स्टोर देना वो भी आएगा। फॉरेन गोइंग वेसल्स को देना वो इसलिए आएगा बेटा क्योंकि वो सेक्शन 88 में लिखा है। और इनफैक्ट यहां पर ऐड करो बेटा, इंडियन नेवी को दोगे, शिप ऑफ इंडियन नेवी, तो क्या वो भी आएगा? यस, वो कहां लिखा था? सेक्शन 90 में। ठीक है, 74 या 75 वो दोनों ही सिमिलर बेसिस पर मिलते हैं। 75 की साइड भी बेटा वो शिप ऑफ इंडियन नेवी लिख लेना। फॉरेन गोइंग वेसल वो 88 की वजह से एक्सपोर्ट हो जाता है, एंड शिप ऑफ इंडियन नेवी वो सेक्शन 90 की वजह से एक्सपोर्ट हो जाता है। चलो अब एक्सपोर्ट तो दोनों में कॉमन है, लेकिन आप याद कराना बेटा 74 में आपका कमर्शियल एक्सपोर्ट भी है, पोस्टल भी है और बैगेज भी है, जबकि 75 वाले में बैगेज नहीं है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। ठीक है जी। फिर उसके बाद कंडीशंस की अगर आप बात करेंगे तो जरा याद करते हुए बताइएगा। 74 में याद है आपको वो क्या कहते थे? अगर 74 में ड्यूटी ड्रॉबैक लेने आओगे तो ऑफिसर चेक करेगा सेम गुड्स, आइडेंटिटी सेटिस्फैक्शन,
यस और नो? Yes, sir. यस, आइडेंटिटी सेटिस्फेक्शन की कंडीशन थी। और आपको साथ में एक टाइम लिमिट भी दी गई थी, यस और नो? Yes, sir. ये कितनी टाइम लिमिट थी बेटा? 2 साल प्लस सीबीआईसी का एक्सटेंशन कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, अब लेकिन जरा ध्यान से सुनना, 74 में आइडेंटिटी सेटिस्फेक्शन की जो आया था वही जा रहा है, Yes, sir. 75 में वो होगी नहीं, वो नहीं, आपको क्योंकि price इसमें और तो रिजल्टेंट गुड्स जा रहे हैं। Yes, sir. ठीक है ना, तो 75 में ये कंडीशन नहीं है, उसकी बजाय वहां वैल्यू एडिशन की बात आ जाती है। टाइम लिमिट भी नहीं है। टाइम लिमिट 74 में है, 75 में कोई टाइम लिमिट नहीं है। फिर उसके बाद बेटा फॉरेक्स रियलाइजेशन, Yes, sir. मैंने बताया था यहाँ पर 74 में फॉरेक्स रियलाइजेशन के ऊपर कोई फोकस नहीं है, बट 75 इज अ प्योर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, वहां पर रियलाइजेशन की कंडीशन है। अच्छा, फिर एडमिसिबल डीबी के कवरेज ऑफ ड्यूटी 74 में बेटा वो आपको कस्टम्स ड्यूटी प्लस जीएसटी दे देते हैं, वहाँ only custom- वहां कस्टम्स जीएसटी नहीं देते, पर हाँ कस्टम्स के साथ सेंट्रल एक्साइज दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 74 में डीबी के किस रेट से मिलता है बेटा? अगर बिना यूज करे Yes, sir. 98% और यूज कर लोगे तो रिड्यूस रेट। Rate पे। और 75 में जब बात आती है तो बेटा ऑल इंडस्ट्री रेट से मिलेगा, अगर नहीं होगी तो ब्रांड रेट फिक्स करा के लोगे, Yes, sir. और अगर बहुत कम होगी तो स्पेशल ब्रांड रेट फिक्स करा के लोगे। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है, इजी है मेरे ख्याल से। और बेटा दोनों के लिए कॉमन प्रोविजन, दोनों के लिए कॉमन प्रोविजन क्या था? एक तो वो इंटरेस्ट था Yes, sir. और एक क्या था? वो प्रोहिबिशन। Provision. और क्या था? प्रोहिबिशन। 50 से कम नहीं देते, मार्केट प्राइस से कम डीबी के हो नहीं देते, Yes, sir. और अगर उन कंट्रीज को जा रहा हो जहां से लाइकली टू बी स्मगल बैक है Yes, sir. तो या तो देंगे नहीं या फिर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। Yes, sir.